यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक नई धमकी दे दी है। 48 घंटे की टाइमलाइन दी है और कहा है कि 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दो वरना तुम पर कयामत बर्पा कर दी जाएगी। ट्रंप की ये धमकी ट्रुथ सोशल पे उनके अपने प्लेटफॉर्म पर आने वाली एक नई धमकी है ईरान के लिए। लेकिन ये जो ट्वीट है ये बड़ी मैटर करती है क्योंकि इसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात ये कि यूएस प्रेसिडेंट ने जो जबान इस्तेमाल की है वो गालियों की जबान है जो कि किसी प्रेसिडेंट को सूट नहीं करती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ट्रंप ने उसी ट्वीट के अंदर प्रेज टू अल्लाह लिखा है, यानी तुम पर कयामत बर्पा कर दी जाएगी एंड प्रेज टू अल्लाह। अगर इसको गौर से पढ़ें तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉकरी है और वो मॉकरी इस तरह से है कि अपने रब से कहो कि अगर वो रोक सकता है तो रोक ले। इस बात पर किसी मुसलमान मुल्क ने बाय द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अभी तक कोई मजम्मत नहीं की है, किसी ने कुछ नहीं कहा है क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट हैं, डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिनके आगे हमारे हुक्मरानों को सजदा रेज होना पसंद है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या लगता है कि यूएस प्रेसिडेंट क्या करने वाले हैं। यूएस प्रेसिडेंट कहते हैं कि एट द सेम टाइम ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन जो कयामत बर्पा कर दी जाएगी वो पावर प्लांट डे होगा, वो ब्रिज डे होगा। और ये बात करना बजाते खुद इंतहाई अहमकाना हरकत है क्योंकि अगर आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं तो आप पता है क्या कर रहे हैं, आप वॉर क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं और खुद आवाजें अमेरिका से उठनी शुरू हो गई हैं। और ज्यादातर चांसेस ये हैं कि जो डील इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से डिस्कस हो रही है ये शायद इंप्लीमेंट हो जाए, क्योंकि अगर ये इंप्लीमेंट नहीं होती तो इंटरनेशनल मार्केट में $200 का पेट्रोल अमेरिका और उसके एलाइज अफोर्ड कर नहीं सकते और डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल कैपिटल तबाहो बर्बाद हो जाएगा। अब ये जितनी जंग है समराइज हो गई है कि मंगल के दिन, और ट्रंप ने फिर एक और ट्वीट की है कि मंगल रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम। लिटरली इस ट्वीट को देख कर ना मुझे 1996 की बैटिंग याद आती है आमिर सुहेल की, कि जहां पर वो इशारा करते थे कि अब यहां हिट करूंगा और फिर वो वहां हिट करते थे। तो क्या लगता है क्या होने वाला है? क्या कोई डील होने वाली है? क्या लगता है कि कयामत बर्पा होने वाली है? या क्या लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज होने वाला है? कहानी क्या है आइए समझते हैं। एनालिसिस देने से पहले जरा क्विकली टाइमलाइन को समझते हैं बिकॉज क्रोनोलॉजी ऑलवेज वर्क्स। 28 फरवरी 2026 को इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान पर हमला कर देते हैं। ईरान बदले में एक जबरदस्त रिटेलिएशन देता है और लिटरली नाकों चने चबवा देता है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी बंद कर देता है। इस पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डेडलाइन देते हैं, फिर अपनी ही दी हुई डेडलाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, फिर दोबारा डेडलाइन देते हैं, फिर दोबारा डेडलाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, फिर मीडिया में आकर कहते हैं कि हम ये जंग जीत रहे हैं और बड़े जबरदस्त मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिस पर ईरान कहता है कि कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे। और डोनाल्ड ट्रंप अब धमकी के साथ एक और 48 घंटे की टाइमलाइन के साथ सामने आ गए। आपको नजर आ रहा है कि कितना अनस्टेबल आदमी है जो आज अमेरिका का प्रेसिडेंट है। आपको नजर आ रहा है कि साइकोलॉजिकली कोई तो बीमारी है, क्योंकि ये अपनी ही बातें अपनी ही तकरीर में 2 दफा अपनी ही ऑपोजिशन में कह चुके होते हैं। इस किस्म का आदमी आज यूएस का प्रेसिडेंट है और 4 अप्रैल को जब ये ट्वीट करते हैं ट्रुथ सोशल पे तो वहां पर ये लिखते हैं कि ट्यूसडे के दिन एक पावर प्लांट डे होगा, ट्यूसडे के दिन ब्रिज डे होगा। अब ये बात आप समझ रहे हैं, अगर आप इंटरनेशनल लॉ को उठाकर देखें तो पावर प्लांट या ब्रिज ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। जंगें हमेशा फौजों के दरमियान होती हैं, आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाते। आज तक तारीख में जब भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया गया है हमेशा हिट करने वाले ने कहा अरे गलती से हो गया, कभी बाज़ाब्ता खुद नहीं ऐलान किया कि हम इसको हिट करने वाले हैं। और अगर यूएस प्रेसिडेंट ये काम करते हैं तो खुद अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 25th अमेंडमेंट 25वीं तरमीम इंप्लीमेंट होती है, जिसके बाद यूएस प्रेसिडेंट ना तो यूएस प्रेसिडेंट रह सकते हैं बल्कि कन्विक्शन अलग होगी एंड ऑलरेडी ही इज अ कन्विक्टेड पर्सन। अब यहां पर ये चीज कोई नोट नहीं करता है। आज इंटरनेशनल मीडिया और अमन के अलमबरदार, इंटरनेशनल लॉ के अलमबरदार इस वॉर क्राइम्स की ट्वीट पर क्यों बात नहीं करते कि ये है आज यूएस प्रेसिडेंट का हाल। एट द सेम टाइम
अल जजीरा रिपोर्ट करता है कि इस जंग में ईरान ने अमेरिका के बहुत से जहाजों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन पहली बार एक F-15 फाइटर प्लेन को तबाह किया है जिसका पायलट मिसिंग था, और अमेरिका ने सर धड़ की बाजी लगा दी, उस पायलट को फाइनली रिकवर कर लिया। अब यहां पर आपको एक बात समझनी चाहिए कि रेमंड डेविस के केस में पाकिस्तान में क्या हुआ। हालांकि वो एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर था, अमेरिका को, पेंटागन को ये बात समझ में आई कि अगर एक भी थर्ड पार्टी के एक भी एजेंट को छोड़ दिया, कल को हमारे लिए कोई काम नहीं करेगा। अगर आज ईरान की सरजमीन पर इस पायलट को छोड़ दिया तो कोई हमारे लिए जंग नहीं लड़ेगा। ये फर्क है कैपिटलिज्म की पैदावार में और इस्लाम के उन मुसलमानों में जो पहले दिन से शहादत का जज्बा दिल में लेकर बढ़ते हैं। लेकिन साथ ही साथ अफसोस भी होता है। अफसोस इसलिए होता है कि अमेरिका अपना एक पायलट छोड़ने को तैयार नहीं है। आज मुसलमानों के जज्बे ये बात सुनकर पस्त होते हैं, क्योंकि किसी जमाने में ना हमारा ये हाल था। क्या आपको कभी किसी ने ये बताया कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्यों फतह किया था? क्योंकि एक लड़की थी, एक मुसलमानों की बेटी थी जिसे अगवा कर लिया गया था, उसको छोड़ा नहीं था। फौजों की फौजें आ गई थी, एक मुसलमानों की बेटी पर हुआ था जब सितम, खुल गए थे इब्ने कासिम की शुजात के अलम। बेटियां बर्बाद हैं बंगाल में, कश्मीर में, जोर क्यों आता नहीं इस्लाम की शमशीर में? आज हम जिन लीडर्स को लीडर्स बनाकर चल रहे हैं ना, प्रॉब्लम यहां से क्रिएट होता है। एनीवेज, इसी दौरान आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि बोशहर पर भी अटैक हुआ और बोशहर से रशिया ने अपने 198 लोगों को इवैक्यूएट किया, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अगर बोशहर के ऊपर रेडियो एक्टिव फॉलआउट हुआ तो वो सिर्फ तेहरान तक नहीं आएगा, वो गल्फ कंट्रीज को अपने साथ लपेट लेगा। लिहाजा आज ये देखने की जरूरत है कि अमेरिका जो प्लान बनाकर बैठा है उसके आफ्टर इफेक्ट सिर्फ ईरान तक नहीं रहेंगे, पूरे खित्ते में आएंगे। एंड दैट्स व्हाई पीपल नीड टू बी अवेक। और ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किए हुए है, आज भी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, और पाकिस्तान इस सब के अंदर मीडिएशन का रोल अदा कर रहा है। और पाकिस्तान के अलावा इजिप्ट इस वक्त बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और नेगोशिएशन चांसेस है बाय द टाइम ये वीडियो आप तक पहुंचे, हो सकता है नेगोशिएशंस कामयाब हो जाएं। बट पाकिस्तान एट द सेम टाइम जहां पर बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है, पूरी दुनिया में हमारी वाह वाह हो रही है, वहां ये जानना जरूरी है कि अगर तो मंगल को रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम पर यूएस प्रेसिडेंट ने अटैक कर दिया और ये जंग तूल पकड़ गई और ये जंग फैल गई, तो पाकिस्तान जो शायद आज तक डबल एजेंट का रोल कर रहा था, अब आपको एक पार्टी के साथ चलना पड़ेगा। जितनी इज्जत कमाई थी, डोनाल्ड ट्रंप को मिनट नहीं लगेगा वो सारी इज्जत भूल के वैसे ही बयानबाजी हमारे बारे में भी करने के लिए, क्योंकि वो एक अनस्टेबल आदमी है। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था ना कि दुरंगी छोड़ के यकरंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। अब जरा क्विकली बढ़ते हैं एनालिसिस की जानिब। चैथम हाउस का एक एनालिसिस आया और वो कहते हैं कि ईरान मिलिटरली अमेरिका से नहीं लड़ सकता, और ये बात ईरान जानता है क्योंकि अमेरिका का मिलिट्री मसल बहुत बड़ा है। और अमेरिका को अगर आप गौर से देखें तो अमेरिका ने 100 साल में पैदा क्या किया है? अमेरिका ने 100 साल के अंदर सिवाय अपने मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के और तो कुछ पैदा नहीं किया। बाकी सब अमेरिका का पीआर है, बाकी अमेरिका का स्टंट है जो वो पूरी दुनिया में बहुत अच्छा प्ले करते हैं। बट एक ही चीज़ है विच इज़ मिलिटरली उनकी स्ट्रेंथ है, और वो उनका मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है। और ईरान ये जानता है, इसीलिए ईरान साइकोलॉजिकली लड़ेगा, पॉलिटिकली लड़ेगा, और ईरान जानता है कि हमें टाइम बाय करना है। अमेरिका चाहता है कि जल्द से जल्द इस जंग से निकले। अमेरिका लंबी जंग अफोर्ड नहीं कर सकता, और ईरान चाहता है कि ये जंग लंबी हो। यानी ईरान का काम क्या है? ईरान का काम है कि जितनी ज्यादा कैजुअलिटीज हो सकती हैं हो जाएं। वी जस्ट हैव टू बी इन द गेम। ये बिल्कुल बॉक्सिंग के मैच की तरह है कि जहां पर एक ओपोनेंट बहुत मारने वाला है, उसके अंदर बहुत ताकत है, बहुत मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है उसका, बट दूसरे का काम क्या है? दूसरे का काम शायद पंचेस मारना इतना नहीं है जितना घंटी बजने से पहले पहले खड़ा रहना है। ईरान जस्ट हैव टू स्टैंड इन द गेम, और ईरान यही कर रहा है। और ईरान की स्ट्रैटेजी अगर आप देखें तो ईरान ने क्या किया? ईरान जानता है कि अमेरिका तक मारना तो आसान नहीं है, लिहाजा गल्फ को
अरेबियन पेनिनसुला को टारगेट किया जाए और ईरान ने यही किया कि अरेबियन कंट्रीज को, गल्फ कंट्रीज को इतना मारा जाए कि वो खुद जाकर ट्रंप का हाथ रोके। और एग्जैक्टली वही हो रहा है। चैथम हाउस कहता है कि यूएस प्रेसिडेंट सिर्फ इस वक्त एक चीज चाहते हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह डील हो जाए और किसी तरह मैं विक्ट्री अनाउंस करके इससे बाहर निकलूं। लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए ईरान मौका नहीं दे रहा है और ईरान ने बड़े स्ट्रेटेजिक टाइम के ऊपर सुप्रीम लीडर की, मुज्तबा खामनाई की वीडियो रिलीज की है कि वो सिचुएशन रूम में जा रहे हैं। और सिचुएशन रूम में स्क्रीन पे पता है क्या है? स्क्रीन के ऊपर इसराइल का न्यूक्लियर प्लांट डिमोना का मैप है कि वो वहां तक अटैक करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन यहां पर एक और चीज है जो लोग मिस कर जाते हैं। एक एक्सपर्ट है जिनका नाम है ब्रूस बेचटॉल और उन्होंने नॉर्थ कोरिया और ईरान के अलायंस के ऊपर पूरी एक किताब लिखी है और वो कहते हैं कि ईरान का लिक्विड फ्यूल मिसाइल प्रोग्राम ये कंप्लीटली नॉर्थ कोरियन है। और आपने देखा कि नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली कितनी सारी रिपोर्ट्स आई हैं, वॉक्स पे भी आई हैं, और ये रिपोर्ट्स कहती हैं कि नॉर्थ कोरिया ने 500 हवासोंग 18 मिसाइल्स ईरान को दिए हैं और नॉर्थ कोरिया के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। और एक चीज तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, कैसे ईरान ने यूएस की बेस डियागो गार्सिया को, जो कि 2500 मील दूर है, उसको टारगेट किया। यानी अब अगर मंगल के बाद ये जंग बढ़ती है तो ईरान सिर्फ गल्फ कंट्रीज को कवर करने की सलाहियत ही नहीं रखता, ईरान दूर तक मारने की सलाहियत रखता है। अब जरा इस वीडियो में तीसरी और सबसे अहम बात समझते हैं। सोशल मीडिया पे मैं काफी देर से देख रहा हूं कि बहुत से लोग इस पूरी जंग को जापान के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि जब 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम गिराए गए। और लोगों का कहना यह है कि अमेरिका को टफ टाइम तब भी जापान ने दिया था और आज अमेरिका को टफ टाइम ईरान दे रहा है, लिहाजा अमेरिका एक सरफिरा मुल्क है, किसी के ऊपर भी एटम बम गिरा सकता है, लिहाजा ऐसा ही कुछ होने वाला है। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड ग्राउंड रियलिटीज हैं क्या। 1945 के अंदर जापान की हालत क्या थी? जापान एक इंपीरियल कंट्री था। जापान को रिसोर्सेज चाहिए थे जो उनकी जमीन पर नहीं थे। पॉलिटिकली जापान पूरी दुनिया से आइसोलेटेड था। जापान वो मुल्क था जिसने कोरिया पे हमला किया, जिसने चाइना पे हमला किया, जिसने साउथ ईस्ट एशिया को गुलाम बनाया। जापानीज जालिम लोग थे और रिसोर्सेज की कमी थी और दुनिया में कटे हुए थे। उनका मजहब पूरी दुनिया पे अप्लाई भी नहीं होता था, मानने वाले भी नहीं थे। अमेरिका को तो चाहिए था टेक्निकली स्पीकिंग कि अगर एटम बम गिराना था तो जर्मनी पे गिरा था, हिटलर के मुल्क पे गिरा था। अमेरिका ने नहीं गिराया। क्यों? क्योंकि देर सवेर हमारे ही ईसाई बहन भाई हैं। बजाय इसके कि अपने बहन भाइयों को मारा जाए, एक और मुल्क जिसकी आइसोलेशन है पूरी दुनिया में, उसको नुकसान पहुंचाया गया। अब यहां पर यह बात समझनी चाहिए कि तब के जापान में और आज के ईरान में जमीन आसमान का फर्क है। ईरान के पीछे 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान खड़ा है। अगर एटम बम की बात भी की तो बहुत बड़ा वबाल पैदा होगा। ईरान आइसोलेटेड नहीं है, ईरान के पास अपना एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस मौजूद है। ईरान के पास लेबनान में हिजबुल्लाह है, यमन में होतीज हैं, इराक के अंदर शिया मिलिशिया है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम इंतहाई स्ट्रांग है। ईरान वो नहीं है जो जापान हुआ करता था और अमेरिका को ये बात याद रखनी चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका ऐसा कुछ करता है तो पूरी दुनिया में वो मुंह की खाएगा और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। लिहाजा जितने लोग सोशल मीडिया पे ये बातें कर रहे हैं कि एटम बम चल जाएगा और एटम बम का ये हो जाएगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ईरान के साथ अभी नॉर्थ कोरिया भी खड़ा है जो मिसाइल प्रोग्राम में सपोर्ट भी दे रहा है। और अमेरिका इस जंग में सिर्फ अब ईरान से नहीं लड़ रहा है। अगर ये जंग तूल पकड़ेगी तो अमेरिका नॉर्थ कोरिया से भी लड़ेगा। तो लड़ाई का एड्रेस सिर्फ तेहरान नहीं होगा, लड़ाई के एड्रेस में प्योंगयांग भी शामिल होगा। सो इस सारी राम कहानी के बाद अब लगता क्या है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? Probably one of the 3 options. पहली ऑप्शन यह है कि एक सिंबॉलिक अटैक होगा, एक सिंबॉलिक स्ट्राइक होगी
मंगल के दिन ईस्टर्न टाइम 8 बजे यानी तकरीबन बुध की सुबह, और उसके साथ ही एक डील अनाउंस कर दी जाएगी ताकि डोनाल्ड ट्रंप को एक फेस सेविंग मिल जाए, ईरान की तरफ से भी फेस सेविंग हो जाए। और ये डील चल पाएगी या नहीं चल पाएगी वो बात का मसला है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक अर्ली विक्ट्री अनाउंस करना चाहते हैं, लिहाजा वो अर्ली विक्ट्री अनाउंस करके इस जंग से बाहर निकले। या फिर दूसरा काम यह होगा कि ईरान की तरफ से पार्शली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोल दिया जाएगा, एक सिंबॉलिक एक्शन किया जाएगा ताकि दुनिया मान ले कि डील हो गई है, लेकिन अंदर खाना काफी कुछ ना बदला जाए। और तीसरा काम यह हो सकता है कि एस्केलेशन बढ़ जाए, लेकिन इस एस्केलेशन के बढ़ने के चांसेस टू बी ऑनेस्ट मुझे कम लगते हैं। एंड हो सकता है बाय द टाइम यू वॉच दिस वीडियो ये डील हो चुकी हो और चीजें आपके सामने सिंप्लीफाई करके रखी जाएं। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जितना कुछ इस वक्त इस दुनिया में हो रहा है आपके सामने है कि एक रिसोर्सेज की जंग को पहले रिजीम चेंज की जंग कहकर बेचा गया, फिर इसको न्यूक्लियर प्रोग्राम की जंग कहकर बेचा गया, और ये इवेंचुअली एक रिसोर्सेज की जंग थी जो अब रिसोर्सेज की जंग से मजहबी जंग बनती जा रही है। और आने वाले दिनों में हालात ज्यादा मुश्किल होंगे, ये डील ज्यादा अरसे तक चलेगी नहीं अगर ये डील हो भी जाती है, क्योंकि आने वाले दिनों में सबकी प्रोफेसीज फुलफिल होने वाली हैं और उन पर नजर रखना और उनको देखना जरूरी है। रही बात मेरी कि मैं इवेंचुअली जिस तरह से ये आउटकम्स लग रही हैं, मैं क्या चाहता हूं, सिर्फ एक चीज जो इकबाल ने कहा था कि उठा साकिया पर्दा इस राज से, उठा साकिया पर्दा इस राज से, लड़ा दे ममोले को शहबाज से।